सीताराम एक कुशल बढ़ाई सोहनलाल आचारी का बेटा था। बचपन से ही उसकी बुद्धि प्रखर थी। वह बड़े ध्यान और रुचि के साथ अपने पिता को काम करते हुए देखता था। सोहनलाल चाहता था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर विद्वान बने, लेकिन सीताराम को घर पर रहकर पिता की बनाई कुर्सियों, चारपाइयों, दरवाजों और खिड़कियों का निरीक्षण करना अधिक पसंद था। लोग अक्सर उसके घर पर लकड़ी का कुछ न कुछ सामान खरीदने के लिए आते रहते थे। बढ़ाई के काम से 3 सदस्यों के छोटे परिवार का खर्चा पानी ठीक ठाक चल रहा था। इसलिए बूढ़े माता पिता ने जवान होते हुए बेटे की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब भी सोहनलाल थोड़ी देर के लिए इधर उधर जाता तो सीताराम औजारों से वहां बिखरी पड़ी लकड़ियों के टुकड़ों पर कुछ न कुछ काम करने लग जाता। इस छोटे परिवार को उस समय बहुत धक्का लगा जब सोहनलाल अचानक स्वर्ग से धार गया। कुछ दिनों तक उस घर से छैनी हथौड़े चलने की कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ी। कई दिनों तक घर में चूल्हा नहीं जला। पड़ोसी जो कुछ दे जाते, माँ बेटे वही खाकर रह जाते। मरणोपरांत अनुष्ठान के समाप्त होने पर दूसरे दिन सीताराम की माँ ने उससे पूछा, रोजी रोटी के लिए क्या करने जा रहे हो? मैं पिताजी की तरह ही बढ़ाई का काम करूंगा। उसकी माँ ने अपना भय और संदेह छिपाते हुए कहा, लेकिन बेटा तुमने तो लकड़ी का काम सीखा नहीं। सीताराम ने कहा, लेकिन माँ मैंने पिताजी को लकड़ी की अनेक वस्तुएं बनाते हुए देखा है और मुझे लगता है कि मैं उन्हें बना सकता हूँ। मैं कोशिश करके देखता हूँ। दूसरे दिन से सीताराम के घर से फिर छैनी हथौड़े की आवाज आने लगी। रास्ते से गुजरने वालों ने जब आवाज सुनी तो वे आकर अपनी जरूरत की चीजें बनवाने लगे और उसकी कारीगरी और सामान से खुश होकर जाने लगे। माँ बेटी का गुजारा आराम से होने लगा। सीताराम के पास कभी कभी काम नहीं भी होता था और किसी की मांग या फरमाइश नहीं मिलने पर वह खाली बैठा रहता था। ऐसे समय में उसने एक पलंग बनाने की योजना बनाई। उसके मन में कुछ नए विचार आए। वह सादा पलंग नहीं बल्कि एक विशेष प्रकार का पलंग बनाना चाहता था, जिसमें 4 पहरेदारों या सैनिकों की मूर्तियां बनी हो, ताकि राजा जैसा कोई खास व्यक्ति इस पर सोकर गर्व महसूस कर सके। उसी रात जब सीताराम सो रहा था तो उसके स्वर्गीय पिताजी उसके सपने में आए और बोले, बेटा मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी कला को आगे बढ़ा रहे हो। मैं चाहता हूँ कि तुम जो पलंग बनाने की सोच रहे हो वो जरूर बनाओ। उसके लिए तुम कल सुबह पास वाले जंगल में जाना और जंगल के बीचों बीच जो सूखा हुआ वृक्ष है उसकी लकड़ी काट कर ले आना। उसी लकड़ी से ये पलंग तुम बनाना। सुबह उठते ही सीताराम कुल्हाड़ी लेकर जंगल पहुंच गया। जैसा उसके पिताजी ने बताया था उसे एक सूखा वृक्ष मिल गया, परंतु वृक्ष के नीचे एक साधु बाबा बैठे थे। सीताराम ने हाथ जोड़कर साधु से वृक्ष काटने की आज्ञा मांगी। साधु उसे देखकर मुस्कुराए और बोले, ठीक है पुत्र, तुम इस पेड़ को काट सकते हो, परंतु यदि तुम मुझे पानी पिला सको तो बहुत उपकार होगा। सीताराम ने अपना पानी वाला लोटा साधु को दे दिया। साधु ने कुछ पानी पिया और कुछ पानी पेड़ पर छिड़क कर सीताराम को धन्यवाद देते हुए कहा, तुम्हारा कल्याण हो। इस पेड़ से बना पलंग बहुत ही चमत्कारी होगा। यह कहकर साधु वहां से चले गए। सीताराम पेड़ की लकड़ी लेकर घर आया और उसने कड़ी मेहनत से वो पलंग तैयार कर लिया। सीताराम अपने मित्रों और साथियों को कहा करता था कि जो इस पलंग पर सोएगा वह भाग्यशाली होगा। यह समाचार कानों कान राजा पारसनाथ के कानों तक पहुंच गया। एक दरबारी ने राजा से कहा, महाराज इस पलंग के चारों कोनों पर 4 पहरेदार हैं जो पलंग पर सोने वाले की रक्षा करेंगे। राजा पारसनाथ हमेशा चिंताओं से घिरा रहता था। एक बार उसने सपना देखा कि एक राक्षस उसकी हत्या करने जा रहा है। तब से वह शांतिपूर्वक सो नहीं सका। दूसरे दिन दरबार के ज्योतिषी ने उसे बताया कि महल में एक भयंकर सांप घुस गया है। वह खतरनाक हो सकता है। इतना ही नहीं, उसे गुप्तचरों से यह खबर मिली
कि उसके राज्य पर पड़ोसी राजा आक्रमण करने की योजना बना रहा है। पहरेदारों ने एक रात को शाही खजाने के निकट कुछ चोरों को मंडराते देखा। यह सब सुनकर राजा की नींद हराम हो गई। उसने अपने मंत्री को विश्वास में लेकर पूछा, क्या पलंग के पहरेदार मुझे कुछ शांति प्रदान कर पाएंगे? उसने मंत्री को बढ़ई सीताराम से गुप्त रूप से मिलकर पलंग का मूल्य पूछने के लिए भेजा। सीताराम को अपने घर पर आए मंत्री को देखकर आश्चर्य हुआ। पलंग राजा को बेचूंगा नहीं, बल्कि भेंट में दूंगा। पलंग को उपयोग में लाने के बाद राजा चाहें तो इनाम दे सकते हैं। मंत्री ने निसंदेह सीताराम से यह नहीं कहा कि राजा उसका पलंग क्यों लेना चाहते हैं। मंत्री ने उसी रात को राजा के महल में पलंग मंगवा लिया। पलंग की सुंदरता और उसके चारों कोनों पर 4 सुंदर सैनिकों की मूर्तियों को देखकर राजा खुशी से फूला न समाया। मंत्री राजा के शयन कक्ष में सारी व्यवस्था करने और राजा को पलंग पर सुलाने के बाद लौट गया। राजा तुरंत गहरी नींद में सो गया। एक रात को पलंग के एक पहरेदार ने शयन कक्ष में एक राक्षस को घुसते हुए देखा और वह सजीव हो उठा। उसने राक्षस को पकड़ लिया और घसीटते हुए बाहर ले जाकर उसे जान से मार दिया। फिर अपनी जगह लौटकर उसने दूसरे पहरेदारों को अपनी बहादुरी की कहानी सुनाई। राजा की नींद खुल गई, परंतु वह सोने का बहाना करता रहा ताकि पहरेदार की पूरी कहानी सुन सके। प्रातःकाल राजा को खबर मिली कि महल के मुख्य द्वार के बाहर एक राक्षस मरा हुआ पाया गया। राजा को छोड़कर किसी को यह रहस्य नहीं मालूम हुआ कि राक्षस को किसने मारा। राजा ने तुरंत मंत्री को बुलाकर पिछली रात की घटना बता दी और अशर्फियों का एक थैला देते हुए उसे सीताराम के घर पहुंचा आने के लिए भेजा। कुछ दिनों के पश्चात एक रात को एक भयंकर सांप का फुफकार सुनकर पलंग का दूसरा पहरेदार सजीव हो गया। वह एक विकराल सांप को राजा के पलंग की ओर बढ़ते देखकर भयभीत हो गया। सैनिक उसकी पूंछ पकड़कर उसे महल के बाहर ले गया और उसने उसे मारकर वहां फेंक दिया। वह अपने स्थान पर लौटकर पलंग के अन्य सैनिकों को अपनी वीर गाथा सुनाने लगा। राजा की नींद खुल गई और उसने भी पलंग के दूसरे सैनिक की करामत सुनी। प्रातःकाल मंत्री को महल के सैनिकों ने एक भयंकर सांप के बारे में बताया। मंत्री ने ये खबर राजा को सुनाई। राजा ने राज ज्योतिषी को बुलाकर सांप के खतरे के विषय में पूछा। ज्योतिषी ने गणना करने के पश्चात राजा से कहा कि सांप से आपके प्राणों का भय टल गया है, क्योंकि वह महल को छोड़ चुका है। राजा ने तब बताया कि कैसे वह भयंकर सांप महल में मुख्य द्वार के बाहर मृत पाया गया। राजा ने सीताराम के घर अशर्फियों का एक दूसरा थैला भिजवा दिया। कुछ दिनों के बाद पलंग का तीसरा सैनिक सजीव हो उठा। उसने राजकोष के निकट कुछ चोरों की आवाज सुनी थी। वह तुरंत वहां पहुंचा। 2 चोर राजकोष का ताला तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। पलंग के सैनिक ने उन दोनों को पकड़कर मजबूत रस्सी से बांध दिया। फिर अपने स्थान पर लौटकर पलंग के अन्य सिपाहियों से उसने अपनी बहादुरी की कहानी सुनाई कि कैसे उसने शाही खजाने को लुट जाने से बचा लिया। राजा ने जैसे ही ये सुना, वह तुरंत बाहर आया और उसने अपने अंगरक्षकों को राजकोष का निरीक्षण करने के लिए भेजा। अंगरक्षकों ने वापस आकर बताया कि कोष का ताला सही सलामत है और 2 चोरों को वहां रस्सी से बांध दिया गया है। राजा ने चोरों को तुरंत कारागार में डाल देने का आदेश दिया। प्रातःकाल राजा ने मंत्री को बुलाकर कहा कि कैसे पलंग के तीसरे पहरेदार ने पिछली रात को चोरों से राजकोष को लूटने से बचा लिया। राजा ने अशर्फियों का एक और थैला सीताराम के घर भेज दिया। राज्य भर में यह अफवाह फैल गई कि पड़ोसी राज्य से आक्रमण का खतरा है। राजा पारसनाथ ने दरबारियों को सावधान कर दिया कि पड़ोसी राज्य का कोई भी घुसपैठिया या भेदिया हमारे राज्य में बहरूपिया बनकर आ सकता है, उसे तुरंत हमारे पास लाया जाए।
अब तक राजा को पलंग के पहरेदारों पर पूरा विश्वास हो गया कि उनके रहते उसके राज्य में कोई खतरा नहीं होगा, इसलिए वह निश्चिंत होकर सो गया। एक रात को क्या हुआ राजा को पता नहीं चला। उस रात को पलंग का चौथा पहरेदार सजीव हो उठा और सीधे मंत्री के शयन कक्ष की ओर चला गया। वहां उसने एक व्यक्ति को कक्ष के बाहर आंगन में संदिग्धावस्था में घूमते हुए देखा। वह पड़ोसी राज्य का जासूस था जिसे मंत्री की हत्या करने के लिए भेजा गया था, जिससे राज्य में खलबली मचाकर इस पर पड़ोसी राजा आक्रमण कर सके। पलंग के पहरेदार ने उसे पकड़ लिया। दोनों की हाथापाई के शोर से मंत्री जाग पड़ा। उसने अपने अंगरक्षकों को बुलाकर दोनों की जांच पड़ताल की। मंत्री को बाहरी आदमी को पकड़ने वाले सैनिक ने बताया कि पड़ोसी राज्य का यह भेदिया आपकी हत्या करने के लिए आपके कक्ष के बाहर घात लगाए था। मैं राजा के पलंग का चौथा पहरेदार हूँ। आज मैं राजा के महल के पहरे पर था। आपके कमरे के बाहर घूमते इसे देखकर मैंने इसे पकड़ लिया। मैं अब अपने स्थान पर लौट जाता हूँ। मंत्री ने पड़ोसी देश के घुसपैठिया को अपने अंगरक्षकों को सौंप दिया और स्वयं तुरंत राजा से मिलने चला गया। मंत्री की बातों को सुनने के बाद राजा ने कहा, पलंग के पहरेदारों ने मेरी और तुम्हारी भी जान बचाई। उन्होंने राजकोष की रक्षा की और हमारे राज्य पर होने वाले आक्रमण से हमें बचा लिया। यदि ये चारों पहरेदार हमारी मदद करें तो हम अपने पड़ोसी राजाओं के साथ युद्ध भी कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बढ़ई सीताराम से मिलना चाहता हूँ। मंत्री सीताराम को बुलाकर ले आया। राजा ने अपने दरबारियों से बढ़ई सीताराम और उसके पलंग के बारे में बताया। उसने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा, मैं इसे राजकाष्ठकार नियुक्त करता हूँ। आज से यह सीताराम आचार्य के नाम से प्रसिद्ध होगा। यद्यपि यह बढ़ई है, फिर भी वह दरबार में उपस्थित रहेगा। राजा की घोषणा का स्वागत किया गया। जब सीताराम महल के अंगरक्षकों के साथ घर पहुंचा तो उसकी माँ के आनंद की सीमा न रही। उसने खुशी से अपने पुत्र को गले लगा लिया और इसके बाद से सीताराम और उसकी माँ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। धन्यवाद।